नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कांग्रेस ने बदले 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और गुजरात को मिला नया नेतृत्व। संगठन में और बड़े बदलाव का इंतजार। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान से बीजेपी का किनारा। संसद में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग। बयान पर कायम सईद। प्रशांत भूषण की चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी की कल है उजागर। 4 मार्च को पीएसी की बैठक। संजय सिंह ने कहा, पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश। सरकारी नियमों से बढ़ी स्वाइन फ्लू के मरीजों की दिक्कत। टाइप सी लक्षण होने पर ही होगी जांच। मौत का आंकड़ा 1100 के करीब। नागरिकता संशोधन कानून विधेयक 2015 को लोकसभा की मंजूरी। पीआईओ और ओसीआई योजना के विलय का प्रावधान। पहले अध्यादेश लाने पर विपक्ष के सवाल। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। पिछले कुछ महीनों में चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस ने अब संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल में अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। बदलावों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के बड़े नेता संगठन में और बदलावों से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के 9 महीने बाद कांग्रेस ने राज्य इकाइयों में बड़े बदलाव किए हैं। अरविंदर सिंह लवली की जगह अजय माकन को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र में माणिक राव ठाकरे की जगह अशोक चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गुलाम अहमद मीर अब जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि भरत सिंह सोलंकी को गुजरात और उत्तम रेड्डी को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद इन नेताओं ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। दिल्ली की राजनीति से ज्यादा वाकिफ हूं बनिस्बत केंद्र की राजनीति से। संगठन खड़ा करने की जरूरत है, मुद्दों के ऊपर आगे कार्य करने की जरूरत है। हम मुद्दे उठाएंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम दिल्ली में निभाएंगे। ये समझ लीजिए कि मुंबई की जनता कांग्रेस से बेपनाह प्रेम करती थी और वो प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया। कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम में टूट गया। उस विश्वास को फिर से जीतना। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राज्यों के स्तर पर हुए इन बदलावों का स्वागत किया है और साथ ही कुछ और बदलावों के संकेत भी दिए हैं। Well, the changes were scheduled. Many of them had been there for some time. Some of them had resigned. So it's the right thing. They all bear a stamp of Mr. Rahul Gandhi. वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और मिनिस्टर रहे हैं, 12 साल से एमएलए रहे हैं। कांग्रेस की पसंद की टीम बनी है और राहुल जी और सोनिया जी का इसमें आदेश हुआ है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की पसंद के मुताबिक संगठन में बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही पार्टी के भीतर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर जोर पकड़ चुकी है। अब अप्रैल में एआईसीसी का सेशन है, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट बने। Yes, I'm very glad that my state we have a new PCC young man called Mr. Uttam Kumar Reddy, and so we look forward to active times and give a run for the money to the KCR government. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन बदलावों को पहले ही राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, जबकि जल्दी ही पंजाब सहित कुछ और प्रदेशों के अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। अगले महीने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने से पहले ही ये बदलाव देखे जा सकते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस में हो रहे इन बदलावों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा सांसद राजीव सत्व मौजूद हैं। राजीव, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कहा जाए कि इन बदलावों के साथ जो एक रास्ता है वो राहुल गांधी के लिए उस नई पोस्ट को लेकर उस तरफ आगे बढ़ रहा है और चंद महीने का इंतजार। पिछले कई दिनों से जो कांग्रेस में संगठनात्मक बदल होंगे ऐसी बात हो रही थी। मुझे लगता है कि ये जो नए पीसीसी प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट है उससे एक नया बदलाव कांग्रेस में एक तरफ से शुरू हो गया है। दूसरा, अगर ये सभी अध्यक्षों की तरफ आप देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी है, संजय निरुपम जी है, ये सब लोग जनता से बहुत सालों से जुड़े हुए नेता है और बहुत ताकत से उन्होंने काम भी किया है।
तो इसको जिस प्रकार से सभी प्रदेशों में इसका वेलकम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होने की दिशा में ये पहल कांग्रेस अध्यक्षा और आदरणीय राहुल जी ने भी उठाई। तो क्या ये राजीव कहा जाए कि कांग्रेस अब प्रदेश स्तर से लेकर और केंद्र तक नए कलेवर, नए रूप रंग में सामने आने जा रही है? जो दिख रहा है, जो राहुल जी का हर वक्त सोच थी और सोच है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या प्रदेश पे हो, उनको तवज्जो मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो बदलाव हुआ है उस दिशा में की एक पहली कदम के रूप में भी हम देख सकते हैं। और जिस प्रकार से अब डिसीजंस मेकिंग होने लगे हैं, मुझे लगता है कि अब वो पुरानी कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी होगी। तो आप कह रहे हैं कि जो अब परफॉर्मेंस बेस्ड आप कह रहे हैं कि पोस्ट मिल रही हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है, चाटुकारिता का लंबा दौर जो था वो खत्म हो चला है। राहुल जी का हर वक्त, अगर राहुल जी के सभी स्पीचेस आप देखें या जो भी वर्किंग उनका देखना है, या यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने जो बात हर वक्त रखी थी कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को ताकत मिलनी चाहिए, ना ही दिल्ली में घूमने वाले नेताओं को या दिल्ली में घूमने वाले वर्कर्स को तवज्जो मिलना चाहिए। ये सोच हर वक्त उनकी थी और मुझे लगता है कि उस सोच पर अब कांग्रेस ने और ताकत से आगे जाने का फैसला किया है। क्या इसे संदर्भ में देखा जाए कि राहुल गांधी जब छुट्टी पर हों, उस बीच में इस तरह का फैसला, क्या उनके आने से पहले कांग्रेस में जो उनकी एक विचारधारा थी, वो जो चाहते थे वो पूरा करना चाहती है, कांग्रेस दिखाना चाहती है? जैसे आप जो अभी बात निकली है कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल मेरा लीजिए कि जब मैं एमपी बना तब मुझे राहुल जी ने बुलाकर कहा था कि जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, हाउस में भी और हाउस के बाहर भी। तो जनरली लीडरशिप की ये सोच रही है कि काम करने वाले लोगों को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि ये फैसले बहुत पहले होने चाहिए थे, जो राहुल जी की भी सोच थी और उस दिशा में शायद ये पहल अभी हुई है। तो देरी क्यों हो रही थी या देरी क्यों हो रही है? शायद लीडरशिप भी सही समय का इंतजार कर रही थी और वो सही समय भी आया है और अभी फैसले हुए हैं। लेकिन जो नए, मैं कहूं कि प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, अगर मैं इनमें से यही देखूं तो एक दो नाम ऐसे भी हैं जिनको विधानसभा चुनाव में कमान सौंपी गई लेकिन परफॉर्मेंस खराब रहा। जयमाकन को ही लें अगर दिल्ली में, ऐसे उनको प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाना, बनाया जाना, क्या फिर एक गलत संकेत या संदेश नहीं देगा? संदेश तो बड़ा अच्छा गया है क्योंकि अजय माकन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अजय माकन जी राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस का लीडरशिप कर रहे थे। उनको लीडरशिप ने आदेश दिया, लीडरशिप ने कहा कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, वो विधानसभा का चुनाव लड़े। अब बीजेपी ने 150 सांसद जहां पर उतारे थे, खुद पीएम खुद घूम रहे थे, खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे थे, वहां पर वो 3 पर आए हैं 32 से। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम रहा, उसमें अजय माकन जी की जिम्मेदारी पूरी है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। विपरीत परिस्थितियों में अजय माकन जी जैसे नेता ने पूरी ताकत से दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया और उनके वो संघर्ष को देखते हुए कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी उनको दी है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल के बाद दिल्ली में जो बदलाव होगा उसमें कांग्रेस दिल्ली में सरकार में आएगी। लेकिन राजीव, तो अभी तो कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें ये सवाल हो रहे हैं कि क्या वाकई राहुल का सफर उतना आसान होने जा रहा है जितनी उम्मीद की जा रही है ताजपोशी को लेकर, या फिर अभी भी कुछ हर्डल्स हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी नहीं चाहते कि राहुल की ताजपोशी हो, ऐसा क्यों है? राहुल गांधी जी के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने वो 78 का दौर भी देखा है, राजीव जी के जाने के बाद का भी दौर देखा है। इसलिए संघर्ष करना, किसी बात के लिए पीछे लगना, ये उनके लिए नई बात नहीं है और इसलिए हमारा नेता संघर्ष करेगा और पूरी ताकत से कांग्रेस को इस देश में हम मजबूत करेंगे और वही संकल्प है। राहुल जी की अगर प्राथमिकता आपने देखी होगी तो उनकी प्राथमिकता पहले संगठन को मजबूत बनाना है, वो मजबूत संगठन जो लोगों के मसले लेकर लोगों में जाए और लोगों के साथ ताकत से जुड़े, और उसी दिशा में हम ये पहले कदम के रूप में देख रहे हैं। और क्या इन बदलावों के साथ वाकई कांग्रेस ग्रासरूट लेवल पर बदल पाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की कमी है या फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहा, वो जनता के बीच जाकर अपने उन मुद्दों को उठा नहीं पाती या समझाने में विफल रहे हैं? जिस प्रकार के वादे नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन के दिए थे, अब 9 महीने हो गए हैं, जनता वो अच्छे दिन की तो अपेक्षा नहीं कर रही है, लेकिन बुरे भी दिन से बचाओ, ये बातें अब जनता में वो आक्रोश शुरू हो गया है। अब इस समय पर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा कांग्रेस का नेता
लोगों में जाए और लोगों के साथ बैठे, ये आदरणीय राहुल जी का आदेश है। और मुझे लगता है ये सभी नेता, अशोक चौहान जी लीजिए, संजय निरुपम जी लीजिए, जम्मू कश्मीर के मीर साहब लीजिए, उत्तम जी लीजिए, ये सभी नेता जमीन से जुड़े हुए नेता है और जमीन में संघर्ष करने वाले नेता। लेकिन इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तब भी यही दलील दी गई थी। नहीं, उसके पहले की जो बात थी वो अलग थी। इसके पहले कांग्रेस सरकार में थी और यूपीए 2 की जो बात है, कांग्रेस अकेले सरकार में नहीं थी, बहुत सारी पार्टियां साथ में थी, तो कहीं ना कहीं वो बैगेज हमें कैरी करना पड़ रहा था। आज हम ये जो सभी राज्य है इसमें कांग्रेस सरकार में नहीं है। हमें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के रूप में जाना है और जिम्मेदार विपक्ष के लिए एक एग्रेसिव, मुझे लगता है, चेहरे इस माध्यम से कांग्रेस ने दिया है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि संसद का सत्र शुरू हुआ, कई अहम मुद्दों पर लड़ाई लड़नी थी। इस तरह के फैसलों को लेकर क्या लगता है कि जो सोच है राहुल गांधी की या फिर जो पार्टी के कुछ नेता जिससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आपको ज्यादा मुश्किल में डालती है या फिर उनकी रणनीति के लिहाज से मुफीद होती है? जब आगे बड़ी जिम्मेदारी लेनी है तो कभी कभी आदमी को सोचना भी पड़ता है और कभी कभी उस दिशा में पहल भी करनी पड़ती है। मुझे लगता है जिस प्रकार से लीडरशिप, क्योंकि मैंने उनके साथ यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में वो मेरे साथ थे, और उनकी जो सोच मैंने देखी है कि खुद लड़ने वाला वो नेता है, ऐसे नहीं कि पीछे बैठकर काम करने वाला नेता है। और 5 साल से मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए इंदिरा जी के पोते हैं वो, और मैं उनको इंदिरा जी के पोते के रूप में देखता हूँ क्योंकि इतना नजदीक से मैंने उनके साथ काम किया है। और जब लीडरशिप आने वाले समय में वो देने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि एक ऐसा नेता जो आगे रहेगा, एक ऐसा नेता जो पार्टी को लीड करेगा, एक ऐसा नेता जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ताकत से खड़ा करने के लिए एक आगे अपनी भूमिका निभाएगा। ऐसे नेता के रूप में मैं उनको देखता हूं और देखते आया हूं। चलिए राजीव, आपको उम्मीद है और देखते हैं कि उम्मीदें कितनी खरी उतरती हैं। और कांग्रेस में जो ये बदलाव है, ये बदलाव कांग्रेस के उस ढांचे के साथ साथ जनता के बीच जो जुड़ाव है उसको कैसे बदल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस बाद दिन में की दूसरी बड़ी खबरें। जुल्म सितम की दास्तान, आजादी के दीवानों की पहचान, स्वाधीनता के लिए जिन्होंने दी जान की कुर्बानी। देखिए काला पानी नई कहानी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए वॉकआउट किया तो सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय राज्य की जनता के साथ सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग को जाता है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अभी भी अपने बयान पर कायम है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये कह दिया, जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर संसद में सोमवार को जमकर अवरोध हुआ। दोनों ही सदनों में विपक्षी दलों ने बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। जब प्राइम मिनिस्टर या है मौजूद तो वो उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए, इन चीजों को मेरी सहमति नहीं है और मैं इस देश के खिलाफ अगर कोई भी करता है तो उसको मान, वो रेजोल्यूशन आप लाइए, हम सारे लोग एक दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। दिस स्टेटमेंट आई वुड से इज बॉर्डरिंग एंटी नेशनल स्टेटमेंट। दिस इज अ वायलेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विवादित बयान से संबंधित कोई बात नहीं हुई। राज्यसभा में भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार की तरफ से सफाई दी।
कि इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहां पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं। जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख की जनता और साथ ही साथ हम चुनाव आयोग को और साथ ही साथ चुनाव आयोग के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनको बधाई देते हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के बयान की मांग न माने जाने पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सईद से माफी की मांग की है। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद सामने आए और बयान का बचाव किया। They recognize this institution of democracy और न कोई नहीं है। I don't want to content। जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। रविवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत 25 सदस्य मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया नोटिफिकेशन पर आज राज्यसभा में तीखी बहस हुई। नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जा सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम की आलोचना की। विपक्ष ने इसे जहां भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया, तो सरकार ने इन आरोपों को ही खारिज कर दिया। शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने आरएसएस से जुड़े छत्तीसगढ़ सरकार की नोटिफिकेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रशासन के लोगों का राजनीतिकरण कर रही है। नरेश अग्रवाल ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है। राज्य का कर्मचारी हो या केंद्र का कर्मचारी हो, जिस समय सेवा ज्वाइन करता है, एक नियमावली बनी होती है और उस नियमावली के तहत राजनीतिक गतिविधियों में उसका कोई भी प्रवेश करना या उसमें भाग लेने पर प्रतिबंध होता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना की। सरदार पटेल ने कहा महात्मा गांधी की हत्या में उस विचारधारा का हाथ है जिस विचारधारा से एक संगठन जुड़ा हुआ है, मानवर, जिसकी सबसे बड़ी स्टैचू बनाने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर सरकार के साथ साथ आरएसएस का भी बचाव किया। अगर किसी मुद्दे पर आपत्ति है, किसी मुद्दे पर कुछ कहना है, तो वो सदन में कह सकते हैं, लेकिन वो किसी संगठन को सांप्रदायिक किसी संगठन को Please take your seat. I will go through the records. If anything objectionable, I will expunge it. I will go through the record. विपक्ष ने कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता भी प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा कानून 1965 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी, लेकिन 23 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी करते हुए आरएसएस को इस दायरे से बाहर कर दिया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया है। सरकार ने इससे जुड़ा अध्यादेश वापस लेने के बाद ये विधेयक पेश किया था, जिसमें भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीजा सुविधा देने का प्रावधान है। इसमें भारतीय मूल के लोग यानी पीआईओ और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई का विलय किया गया है, जिसमें भारतीय से शादी करने वाले विदेशी नागरिक को नागरिकता हासिल करने के लिए लगातार 1 साल तक देश में रहने से रियायत मिल गई। इस विधेयक के जरिए नागरिकता कानून में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को उदार बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने से जुड़ी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस पर अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। As I have stated, all the honorable members have raised various points, and we have taken note of all the points very carefully, and we have very open-minded to ensure that in implementing the whole provisions of this act, there will be no case of harassment, there will be no case of unnecessary putting trouble to all our brothers and sisters of Indian origin who are living across the globe. कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015 को आज लोकसभा में पेश कर दिया। यह विधेयक कोयला खान विशेष उपबंध अध्यादेश की जगह लेगा। कोयला मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के आदेश के मद्देनजर सरकार को अध्यादेश लाने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेडी ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। बीजेडी सांसद ने साफ किया कि वो कोयला खानों की नीलामी के खिलाफ नहीं है, मगर अध्यादेश लाने के खिलाफ जरूर है। केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को कोयला खान विशेष उपबंध अध्यादेश 2014 जारी किया था, मगर शीत सत्र में
इससे जुड़ा विधेयक पारित न होने के बाद दिसंबर में दूसरा अध्यादेश लाया गया था। The severe crisis and challenge before this government when the Honorable Supreme Court struck down the allocation of 204 coal blocks. There would have been a severe coal shortage which the country is already plagued of, and therefore it was necessary to promulgate the ordinance. We are not opposed to auctioning of coal mines. Okay. We want coal mines to be auctioned. We want all mines to be auctioned. But the manner in which certain subjective decisions are being taken by the government arbitrarily, we are opposed to that. आंतरिक लोकतंत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की कलह फिर से सामने आ गई है। पार्टी का एक धड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी में मतभेद के बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 4 मार्च को बुलाई गई है। बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं के नाम लिए बिना इन पर गंभीर आरोप लगाए। सर्वसम्मति से फैसला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने पार्टी को चलाने के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत भूषण ने 26 फरवरी को पत्र लिखकर पार्टी के अंदर पारदर्शिता लागू करने की मांग की थी। उधर योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके मतभेद की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये वक्त बड़ी जीत के बाद बड़े मन से बड़ा काम करने का है। पार्टी नेता आशुतोष इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये विचारों का समुद्र मंथन है, और विचारों के समुद्र मंथन में एक तरफ वो हैं जो अल्ट्रा लेफ्टिज्म की बात करते हैं, दूसरा वो जो नया समाज निकल रहा, नई राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच पार्टी को तय करना, पार्टी आगे कहां जाएगी। वाद होगा तो विवाद होगा, विवाद होगा तो संवाद होगा, तो संवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी आम आदमी पार्टी में कलह सामने आई थी। तब भी योगेंद्र यादव ने राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दिया था। राजनीति में लोकतांत्रिकरण के सपने को लेकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पार्टी के अंदर लोकतांत्रिकरण को कितना लागू करते हैं, या इसकी मांग करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए अरुणा ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों ने अब मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नए निर्देशों के तहत स्वाइन फ्लू का टेस्ट तब ही मुमकिन है जब मरीज में टाइप सी के लक्षण पाए जाएंगे, और ऐसे में बीमारी का पता देर से चलेगा और स्वाइन फ्लू को रोकने की मुश्किल और बढ़ सकती है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना कई मरीज स्वाइन फ्लू के लक्षण से पीड़ित होकर ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं। इन्हें बुखार बताकर सामान्य दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे मरीजों को स्वाइन फ्लू की दवा के बारे में न तो डॉक्टर सलाह देते हैं और न ही जांच के लिए आगे भेजा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्वाइन फ्लू के लक्षणों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। शुरुआती 3 कैटेगरी में किसी भी तरह की टेस्टिंग की जरूरत को नहीं कहा गया है। हमें ऐसे कई मरीज मिले जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं, लेकिन न तो उनका टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो रहा है और न ही प्राइवेट लैब में। इनको पहले करना चाहिए, ये स्टेज 3 की वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों स्टेज 3 की वेट करते हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी लैब भी सरकार के दिशा निर्देशों की पुष्टि कर रहे हैं। पहले निजी लैब में टेस्ट कराना आसान था, मगर अब डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। काफी असमंजस वाली बात हो जाती है। यस, वी आर एब्सोल्युटली इन डायलेमा व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम। कई बार चीखते हैं कि भाई हम लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं करते उस चीज़ के लिए, आप क्यों नहीं टेस्ट करते। पर हमें उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखिए एज पर द गाइडलाइंस आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए। सरकार का मानना है कि लोगों में स्वाइन फ्लू को लेकर निराधार भय है। ऐसे में स्वाइन फ्लू के लक्षण न होने की सूरत में लोग जांच चाहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें थोड़ा बुखार होगा, खारिश होगी, खांसी होगी, और ये दिस कैन बी स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस आल्सो, इट मे नॉट बी। सरकार के दावों से उलट देश भर में स्वाइन फ्लू से 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि अब तक इसकी चपेट में 20,000 लोग आ चुके हैं।
हर गुजरते दिन के साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों मरीजों की संख्या कम बताकर हालात की गंभीरता से आंखें मूंद रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक में भूमि सीमा करार और तीस्ता नदी समझौते समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सार्क देशों की यात्रा के तहत ढाका पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर ने अनेक अहम मुद्दों पर बातचीत की है। जयशंकर कल पाकिस्तान की एक दिन की यात्रा पर भी पहुंचेंगे। विदेश सचिव एस जयशंकर दक्षेश यात्रा की अगली कड़ी में सोमवार को एक दिन के दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। विदेश सचिव ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बैठक में भूमि सीमा करार, तीस्ता नदी समझौता समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। My first visit to Bangladesh. I am here as part of a SAARC yatra. We had very good discussions. So we discussed SAARC issues, BIMSTEC issues, bilateral issues. So we had a very good meeting. So at this moment, that's all I would like to say. इससे पहले दक्षेश यात्रा के पहले पड़ाव में विदेश सचिव एस जयशंकर रविवार को भूटान पहुंचे। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और भूटान नरेश से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक थिम्पू में दक्षेश सहयोग, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच उप क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर बात हुई। वहीं नेपाल में हुए दक्षेश सम्मेलन के दौरान दक्षेश उपग्रहों और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाने समेत दूसरे फैसलों की प्रगति पर भी बात हुई। विदेश सचिव मंगलवार को पाकिस्तान जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने के 7 महीने बाद ये बातचीत होनी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम है। इसके बाद विदेश सचिव 4 मार्च को अफगानिस्तान भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में भारत के राजदूत अरुण सिंह अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। भारत ने अरुण सिंह की नियुक्ति के बारे में आधिकारिक जानकारी अमेरिका को भेज दी है। भारतीय विदेश सेवा में 1979 बैच के अधिकारी अरुण सिंह हाल ही में विदेश सचिव बनाए गए। अमेरिकी राजदूत एस जयशंकर की जगह लेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार बहरीन में भारतीय राजदूत मोहन कुमार को अरुण सिंह की जगह फ्रांस में राजदूत बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन फैसलों पर अमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल में होने वाली पेरिस यात्रा के बाद होगी। अरुण सिंह 5 साल तक मिशन ऑफ वाशिंगटन के उप प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा वो विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव भी रहे हैं। कई राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों की परेशानियों के साथ फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। ये बारिश गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की खबर है और उसके बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा है। 300 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जगह जगह बर्फ की मोटी परत जमा है और वाहन फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली समेत उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण के कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई है। प्लेन एरिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान एरिया में 1 या 2 दिन का इसका प्रभाव रहेगा। हिल रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में आने वाला 1 हफ्ते तक रेनफॉल स्नोफॉल होता रहेगा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। मारन बंधुओं ने अलग अलग जमानत याचिकाएं दायर की, जिन पर अदालत ने सीबीआई से 16 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस में एडीजी गीता जौहरी को राहत मिल गई है। मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने गीता जौहरी पर लगे सभी आरोपों को हटा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते के तहत अब मौद्रिक नीति की प्राथमिकता महंगाई पर नियंत्रण की होगी। इसके तहत जनवरी 2016 तक खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर 6% से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद के सालों में महंगाई दर 4% के करीब रखने का लक्ष्य है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 98 अंक की बढ़त के साथ 29,459 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 55 अंक की उछाल के साथ 8,957 पर बंद हुआ।
देश भर में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। इन परीक्षाओं में 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 26 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। पूर्वी यूक्रेन में अप्रैल 2014 से शुरू हुए संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दोनेत्स्क हवाई अड्डे और डेबाल्टसीव इलाके में हुई भारी लड़ाई में सैकड़ों जानें गई हैं। रूस में विपक्ष के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमत्सोव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले रविवार को बोरिस नेमत्सोव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुए मार्च में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। नेमत्सोव की शुक्रवार को सेंट्रल मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।